हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एच डी एजुकेशन जोन में। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का जो आपका 2025 यूपी बोर्ड एग्जाम होगा। उसमें 3 मार्च का जो आपका जीव विज्ञान का पेपर होगा उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि इस क्लास में जितने भी प्रश्न आपको बताए जाएंगे सभी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे और प्रीवियस में जो है लगातार पूछे गए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जो है क्लास को एकदम पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि जो आपके प्रश्न ये हैं सभी आपके प्यारे बच्चों सभी प्रीवियस में बार बार जो है पूछे गए हैं। तो पहला है बहुब्रूरता पर टिप्पणी कीजिए, यानी कि आपका जो प्यारे बच्चों बहुब्रूरता होता है उस पर आपको क्या करने के लिए बोला है, टिप्पणी करने के लिए बोला है। तो देखेंगे आपका क्या होता है बहुब्रूरता। ल्यूहेन वॉक 1796 में सर्वप्रथम इसका अध्ययन किया था। सामान्यतः एक बीज में एक भ्रूण मिलता है, परंतु आवृत बीज में सामान्य रूप में बीज बीजांड के अंदर एक से अधिक भ्रूण बनने की प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। यह निम्नलिखित कारणों से होती है, यानी कि प्यार पिचॉप का जो बहुभ्रूणता होता है उसको सर्वप्रथम जो है ल्यूएन हॉक ने जो है 1796 में सर्वप्रथम जो है इसका अध्ययन किया था। और जो है एक बीज में एक भ्रूण मिलता है, परंतु आवृत बीजों में जो है सामान्य रूप में बीज बीजांड के अंदर एक से अधिक भ्रूण बनाने की प्रक्रिया को जो है आपका बहुभ्रूणता कहते हैं। और यह जो है आपका निम्नलिखित कारणों से होता है। जैसे पहला कारण जो है आपका युग्मनज के 2 से अधिक बार विभाजन से पृथक पृथक भ्रूण बन जाते हैं। दूसरा जो आपका कार्ड है सहायक कोशिकाओं से नर युग्मक के संयुग्मन होने से भी भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो ये आपके 2 कार्ड हो गए। अब अगला यानी तीसरा कार्ड देखेंगे तो तीसरा कार्ड आपका है बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष होने पर प्रत्येक में निषेचन के फलस्वरूप एक भ्रूण बन जाता है। यानी कि आपके ये जो 3 कारण हैं बहुभ्रूणता के, तो आपका एक क्वेश्चन हो गया और बहुभ्रूणता पर टिप्पणी कीजिए। और प्यारे बच्चों आपका जो है 3 मार्च का पेपर होगा, वहाँ पर इनमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जो एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा। आप लोग इसे जो है स्क्रीनशॉट मार लीजिए, क्योंकि अब लिख नहीं सकते हैं। स्क्रीनशॉट मार के आप लोग दोहरा लीजिएगा और इस क्लास में जितने भी प्रश्न बताए जाएंगे सबको आप लोग जो है ध्यानपूर्वक तैयार करिएगा। अगर आपकी एक भी प्रश्न अभी तक छूटे हैं तो उनको भी जल्दी से तैयार कर लीजिएगा। अगला आपका दूसरा वाला प्रश्न देखेंगे तो पूछा है डाउन सिंड्रोम क्या है, इस पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि प्यारे बच्चों आपका डाउन सिंड्रोम जो है वो क्या होता है, इस पर आपको टिप्पणी करने के लिए बोलेगा। तो देखेंगे आप, डाउन सिंड्रोम 21वें जोड़ी गुणसूत्र के ट्राइसोमी के कारण होता है। ऐसे व्यक्तियों में 47 गुणसूत्र होते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों आपका जो डाउन सिंड्रोम होता है वो 21वें जोड़ी, यानी कि आपका 21वां जोड़ी गुणसूत्र होता है उसके ट्राइसोमी के कारण होता है। यानी उसका जब ट्राइसोमी होता है तो उसी कारण होता है। ऐसे व्यक्तियों में जो गुणसूत्र होते हैं वो 47 गुणसूत्र होते हैं। इस गुणसूत्र में चेहरा मंगोलों के समान होता है। यानी कि इस जब आपका ट्राइसोमी जो है सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम, तो इसमें जो आपका इस गुणसूत्र के कारण जो होता है, आपका जब 47 गुणसूत्र होते हैं तो चेहरा जो है वो मंगोलों के समान होता है। इनकी जीभ मोटी, आंखें तिरछी होती है। यानी कि इनका जीभ जो होता है वो मोटी हो जाती हैं और आंखें जो है आपकी क्या हो जाती हैं, तिरछी होती हैं। इस कारण इस सिंड्रोम को मंगोलियाई जड़ता कहते हैं। यानी कि इसी कारण जो है आपका जो डाउन सिंड्रोम होता है इसको आप क्या कहते हैं, एक अन्य नाम से भी जानते हैं, मंगोलियाई जड़ता। यानी कि आपका बहुविकल्पी भी एक तैयार हो गया कि मंगोलियाई जड़ता जो है किसे कहते हैं, तो आपका डाउन सिंड्रोम को। अब आगे देखेंगे, इस सिंड्रोम को लैंगडेन डाउन ने सन 1866 में खोजा था, जिसे उनके नाम पर डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं। यानी कि इस सिंड्रोम की खोज आपका किसने किया था, तो लैंगडेन डाउन ने किया था। और कब किया था, सन 1866 में खोजा था। तो उसी के कारण जो है इनके नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया था, डाउन सिंड्रोम। यानी इनके नाम में डाउन था तो डाउन सिंड्रोम पड़ गया था। अब अगला वाला यानी तीसरा वाला प्रश्न देखेंगे तो दिया है आपका टर्नर एवं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोमों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। यानी कि प्यारे बच्चों आपका जो टर्नर होता है और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होते हैं उनमें गुणसूत्रों की आपकी संख्या जो है कितनी होती है। तो आपको देखेंगे टर्नर सिंड्रोमों में गुणसूत्रों की संख्या 45 तथा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। यानी कि आपका टर्नर जो सिंड्रोम होते हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या 45 तथा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में जो है गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस क्लास में जितने भी प्रश्न आपको बताए जाएंगे सभी जो है आपके 3 मार्च का जो आपका बायोलॉजी का पेपर होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग जो है सभी प्रश्नों को एकदम ध्यानपूर्वक तैयार करिएगा। अगला वाला है चौथा वाला, बैंक क्रॉस से क्या तात्पर्य है। यानी कि आपका जो बैंक क्रॉस है प्यारे बच्चों उससे आपका क्या तात्पर्य है। तो देखेंगे आपका बैंक क्रॉस से आपका क्या तात्पर्य है। तो यफयुवन संताति का शुद्ध प्रभावी या अशुद्ध प्रभावी जनन से संकरण बैंक क्रॉस कहलाता है। यानी कि प्यारे बच्चों आपका यफवन संताति हो गया, यानी कि आपका एक यफवन संताति हो गया, उसका जो है शुद्ध प्रभावी या अशुद्ध प्रभावी जनक से जो आपका संकरण होता है वो आपका होता है
बैंक क्रॉस कहलाता है। तो ये हो जाएगा आपका बैंक क्रॉस से क्या तात्पर्य है। तो इसको भी आप लोग जो है सभी प्रश्नों को स्क्रीनशॉट मार लीजिए, तब आगे वाले प्रश्नों पर चलते हैं। और प्यारे बच्चों, ये सभी प्रश्न आपके महत्वपूर्ण हैं और प्रीवियस ईयर में जो है लगातार पूछे गए हैं। अगला वाला देखेंगे, पुष्प में दलपुंज का कार्य क्या है। यानी कि पुष्प जो होता है प्यारे बच्चों, उसमें दलपुंज का जो है क्या कार्य होता है। तो लिखेंगे आप कि आपका पुष्प में जो है दलपुंज का कार्य क्या होता है। तो अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे, दलपुंज का रंग बिरंगा होना आकर्षण का केंद्र है, अर्थात यह कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी कि प्यारे बच्चों, आपके दलपुंज जो होते हैं वो उनका जो है रंग बिरंगा होना आकर्षण का केंद्र, यानी वो रंग बिरंगे होते हैं और वही जो है उनके आकर्षण का केंद्र होता है, जिसके कारण वो क्या करते हैं, अर्थात कि यह कीटों को जो है अपनी ओर आकर्षित करते हैं उसी के कारण। तो आपका क्या हो जाएगा, दलपुंज का रंग बिरंगा होने का आकर्षण का केंद्र है, अर्थात यह कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब अगला वाला प्रश्न देखेंगे कि मासल फल क्या है। उम्मीद करते हैं आपको पीछे के जो 5 प्रश्न हमने बताए हैं, पांचों एकदम बढ़िया से समझ में आएंगे और पांचों को जो है आप लोग एकदम बढ़िया से तैयार करेंगे और इस क्लास में जितने भी बताए जाएंगे सभी प्रश्नों को बढ़िया से तैयार करेंगे। और ऐसी ही क्लास जब तक आपका 3 मार्च का पेपर बीत ना जाए तब तक आपको ऐसी ही क्लासेज जो है छोटी छोटी करके आपको दी जाएंगी, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की होंगी। तो मासल फल क्या है, जिन फलों में फल भित्ति सरस व गूदेदार होती है वे मासल फल कहलाते हैं। ये फल अस्फोटक होते हैं, जिस कारण इनके बीज गुदा सड़ने के बाद भी खराब नहीं होते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों का मासल फल जो है वो क्या होते हैं, जिन फलों में फल भित्ति जो होती है सरस होती है, वह गूदेदार होती है यानी रस के साथ होती है, एवं गूदेदार यानी गुद्दे के साथ होती है, वे मासल फल कहलाते हैं। यानी कि वही फल जो है मासल फल कहलाते हैं। और ये जो फल होते हैं अस्फोटक होते हैं, यानी कि ये फल जो होते हैं अस्फोटक होते हैं, जिस कारण इनके बीज जो होते हैं गुदा सड़ने के बाद भी खराब नहीं होते। यानी कि मासल फल जो होते हैं उनके बीज जो हैं जब उनका गुदा सड़ जाता है तभी भी खराब नहीं होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपका उदाहरण में आपका आम हो जाएगा। तो आपको उम्मीद करते हैं ये भी बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब अगला वाला प्रश्न है, टेपिटम कहाँ स्थित है, इसका कार्य क्या है। यानी कि आपका जो टेपिटम है प्यारे बच्चों कहाँ स्थित है और इसका जो है आपका कार्य क्या होता है। यानी कि टेपिटम का कार्य पूछेगा आपसे और कहाँ स्थित है। तो देखेंगे टेपिटम परागकोश की भीतरी परत होती है, यह विकासशील परागकण को पोषण प्रदान करता है। यानी कि प्यारे बच्चों आपका जो टेपिटम होता है वो परागकोश के भीतरी परत होती है। यानी कि टेपिटम जो है आपका परागकोश का भीतरी परत होती है और यह विकासशील परागकण को जो है क्या करता है, आपका पोषण प्रदान करता है। यानी कि टेपिटम जो होता है वो विकासशील परागकण को जो है पोषण प्रदान करता है। अगला वाला है 8वां वाला प्रश्न, लीडिंग कोशिकाओं का कार्य क्या है। यानी आपकी जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं उनका जो है आपका कार्य क्या होता है। तो लीडिंग कोशिकाओं का आपका कार्य क्या होता है, ये देखते हैं। लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन्स का स्राव करती हैं। यानी कि आपका जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं प्यारे बच्चों वो टेस्टोस्टेरोन और जो एंड्रोजन आपका हार्मोन होता है उनका क्या करती हैं, आपका स्राव करती हैं। तो आपका जो है लीडिंग कोशिकाओं का कार्य क्या हो जाएगा कि लीडिंग कोशिकाएं आपका टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन्स का स्राव करती हैं। अब अगला प्रश्न है, आवर्त चक्र क्या होता है। यानी आतरो चक्र आपका क्या होता है। तो मादाओं में अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया 28 दिन के चक्र में होती है, जिसे मासिक चक्र अथवा आवर्त चक्र कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका आतरो चक्र का परिभाषा। अब अगला वाला प्रश्न है आपका, व्यसन क्या है। यानी कि आपका जो व्यसन होता है वो क्या है। तो आपका जो व्यसन है, जब कोई व्यक्ति ड्रग्स अल्कोहल आदि का सेवन करता है और बार बार सेवन के कारण इसका आदी बन जाता है, तो इस लत को व्यसन कहते हैं। और ये भी जो है आपका प्यारे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार जो पूछा जाता है कि व्यसन क्या है। तो जब कोई व्यक्ति जो है ड्रग्स, तो आपका अल्कोहल आदि का सेवन करता है और जो है उसको बार बार सेवन के कारण जो है, यानी ड्रग्स अल्कोहल का जो किसी व्यक्ति को जो है लगातार जब सेवन करता है यानी लेता रहता है, तो आपका जो है इसको कारण जो है इसका आदी बन जाता है, यानी उसको डेली जो है उसका सेवन करने की आदत हो जाती है। तो इसको कहते हैं आपका व्यसन कहते हैं। अगला जो है आपका बायोगैस क्या है। यानी कि आपका जो बायोगैस है वो क्या है। तो देखेंगे बायोगैस एक गैसों का मिश्रण है जिसमें मुख्य रूप से मेथेन होती है। यानी कि बायोगैस जो है आपका गैसों का जो है प्यारे बच्चों एक मिश्रण होता है, यानी कि कई गैस जो है मिश्रित रहती हैं, तो ये आपका बायोगैस होता है। जिसमें जो है आपका मुख्य रूप से जो है मेथेन होती हैं और यह मुख्यतः मवेशियों के मलमूत्र से बनती हैं। इसे गोबर गैस भी कहते हैं। यानी कि जो आपका बायोगैस होती है वो मुख्य रूप से आपका इसमें मेथेन गैस होती है और यह मुख्यतः जो है मवेशियों के मलमूत्र से बनती हैं और इसमें गोबर गैस भी इसको जो है कहते हैं। अगला वाला प्रश्न है, अनुवांशिक रोग क्या है, उदाहरण बताइए। यानी कि आपका प्यारे बच्चों जो है अनुवांशिक रोग उसमें से क्या है और जो है आपको उसका एक उदाहरण भी देता है। तो अनुवांशिक से आपको पता चल जा रहा है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो रोग जाते हैं उन्हीं को अनुवांशिक कहते हैं। जैसे आपका देखेंगे ऐसे रोग जो माता पिता से उनकी संतान में अनुवांशिक रूप से पहुंचता है, यानी कि उसे अनुवांशिक रोग कहते हैं।
यानी कि ऐसा रोग होता है जो माता पिता से उनके संतान में जो है आंशिक रूप से या अनुवांशिक रूप से जो है पहुंचता है, उसे जो है अनुवांशिक रोग कहते हैं। जैसे आपका उदाहरण हो जाएगा वारांधता, हीमोफीलिया, तो ये आपके कुछ उदाहरण हो जाएंगे। और बहुविकल्पी में भी आपको पूछता है कभी कभी निम्नलिखित में से कौन से अनुवांशिक रोग के उदाहरण हैं, तो आप लोग जो है इनको उदाहरण को बढ़िया से तैयार करिएगा। अगला है एक परिपक्व परागकण में समहित कोशिकाओं के नाम लिखिए। यानी कि आपका जो है एक परिपक्व जो परागकण होती हैं उसमें समहित कोशिकाओं का जो है आपको नाम लिखना है। तो आपका नाम उनका क्या हो जाएगा, जनन कोशिका एवं वर्धी कोशिका। और एक नंबर में जो है क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो इसमें आपको जो है दीर्घोत्तरी प्रश्न भी बताए जाएंगे, अति लघुत्तरी प्रश्न भी और लघुत्तरी प्रश्न भी। तो आपका एक परिपक्व परागकण में जो है समहित कोशिकाओं के नाम लिखने रहेंगे, तो जनन कोशिका एवं वर्धी कोशिका हो जाएंगी। अगला देखेंगे आपका मनुष्य में उत्पन्न 2 यौन संचारित रोगों के नाम लिखिए। यानी कि मनुष्य में जो है उत्पन्न 2 यौन संचारित जो रोग होते हैं उनके नाम लिखने के लिए बोल रहा है। तो आपका एक एड्स हो जाएगा और एक जो है आपका सुजाक हो जाएगा। तो ये दो जो है आपके उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा है 15वां वाला, जीनोम क्या है। यानी कि आपका जो जीनोम होता है वो क्या होता है, तो किसी भी जीव में गुणसूत्रों के अगुणित सेट को जो है जीनोम कहते हैं। यानी कि कोई भी जीव हो आपका उसमें जो गुणसूत्रों का अगुणित सेट होता है प्यारे बच्चों, उसमें को आपको क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। अगला प्रश्न आपका डीएनए और आरएनए में अंतर लिखने के लिए देगा, और ये आपका 5 नंबर में पूछा जाता है। इसको हमने अलग से भी बताया है, लेकिन इसको एक बार फिर से बता देते हैं आपको। डीएनए और आरएनए में अंतर, जिन बच्चों ने अलग से नहीं देखा वो इसी में मिक्सअप करके भी देख लेंगे। जैसे कि कोई भी आपको अंतर पूछे तो आप बीच में एक लाइन खींचिए और अंतर इसी प्रकार से दीजिएगा। एक तरफ लिख देंगे आप डीएनए और एक तरफ आरएनए। डीएनए में लिखेंगे यह प्राय सभी जीवों में पाया जाता है। यानी कि प्यारे बच्चों आपका जो डीएनए होता है वो प्राय जो है सभी जीवों में, यानी कि जो डीएनए आपका है सभी जीवों में पाया जाता है। और आरएनए की बात करें तो यह कुछ वायरस में पाया जाता है। यानी कि आपका जो आरएनए होता है वो सिर्फ जो है कुछ वायरसों में ही पाया जाता है। दूसरा लिखेंगे डीएनए में, इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। यानी कि डीएनए में जो है प्यारे बच्चों का डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। और दूसरा आरएनए में इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। यानी कि डीएनए में आपका जो है डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है और आरएनए में जो है आपका राइबोज शर्करा पाई जाती है। और जब भी आपको 2 नंबर में ये अंतर पूछेगा तो आप 2 लिख देंगे, और 5 नंबर में पूछेगा तो आप 5 से 6 जो है अंतर लिख देंगे। तो आप लोग जो है 5 से 6 अंतर बढ़िया से याद कर लीजिएगा, इसलिए जो है आपको 7 अंतर बताएंगे। तीसरा लिखेंगे डीएनए में, यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। यानी कि डीएनए जो होता है प्यारे बच्चों का मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। वहीं बात करें आरएनए की तो यह केंद्रक तथा कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है। यानी कि जो आपका आरएनए होता है वो केंद्रक में भी पाया जाता है तथा कोशिका द्रव में भी पाया जाता है। अगला यानी चौथा वाला है अंतर डीएनए में, डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। यानी कि जो डीएनए है उसी से जो है आपका आरएनए का भी निर्माण होता है। लेकिन चौथा देखेंगे आरएनए में कुछ विषाणुओं में ही आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है। यानी कि डीएनए से जो आरएनए का निर्माण होता है वो तो होता ही है, लेकिन जो आरएनए से डीएनए का निर्माण है वो केवल कुछ ही विषाणुओं में होता है, यानी सब में नहीं होता है। केवल कुछ ही विषाणुओं में जो है आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है। अगला जो आपका अंतर है यह प्रमुख अनुवांशिक पदार्थ है। यानी आपका जो डीएनए होता है वो एक प्रमुख यानी मुख्य जो है आपका अनुवांशिक पदार्थ है। अब आरएनए की बात करें तो यह कुछ विषाणुओं का अनुवांशिक पदार्थ है। यानी कि आरएनए जो होता है प्यारे बच्चों आपका वो केवल कुछ ही विषाणुओं का जो है आपका अनुवांशिक पदार्थ होता है। छठवां अंतर है इसमें थाइमिन क्षार उपस्थित होता है। यानी कि जो आपका डीएनए है उसमें आपका थाइमिन क्षार जो है वो उपस्थित होता है। और इसमें देखेंगे आपका आरएनए में तो इसमें यूरेसिल क्षार उपस्थित होता है। यानी कि आरएनए में जो है आपका यूरेसिल क्षार उपस्थित होता है और आपका जो डीएनए होता है उसमें जो है आपका थाइमिन क्षार उपस्थित होता है। सातवां देखेंगे इसकी संरचना द्विकुंडलित होती है। यानी कि डीएनए जो होता है प्यारे बच्चों उसकी जो आपकी संरचना होती है वो द्विकुंडलित होती है। वहीं बात करें आरएनए की तो इसकी संरचना जो है आपकी एकल कुंडलित होती है। यानी कि डीएनए की संरचना द्विकुंडलित होती है और आरएनए की जो है आपकी एकल कुंडली होती है। तो ये आपके हो गए 7 जो है आपके अंतर डीएनए और आरएनए में। तो आप लोगों से अगर 5 नंबर में पूछेगा तो आप लोग 5 से 6 लिख दीजिएगा। अगर 2 नंबर में या 1 नंबर में पूछेगा तो 1 से 2 उदाहरण आप जो है अंतर लिख दीजिएगा, और इसी प्रकार से जो है आप अपने बोर्ड एग्जाम में अंतर लिखिएगा। अब देखेंगे आपका यौन संचारित रोग और 2 रोग और उनके लक्षण। यानी कि आपका यौन संचारित रोग होता क्या है और उसके 2 रोग देखेंगे और उनके लक्षण। जैसे हमने आपको बताया था वहाँ पर सिर्फ वो 1 नंबर का था इसीलिए नाम लिखना था, लेकिन यहाँ पर जो आपका दीर्घ उत्तरी में पूछेगा तो आप कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे यौन संचारित रोग और लिखेंगे वे रोग जो यौन संबंध के द्वारा फैलते हैं यौन संचारित रोग कहते हैं। तो आपका यौन संचारित में इतना लिख देंगे। उसके बाद पहला नंबर डालेंगे यौन संचारित रोग निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। उसके बाद पहला नंबर डालेंगे गोनेरिया यानी कि सुजाक।
और यह नाइजीरिया गोनोरी नामक जीवाणु से होता है। यानी कि आपका गोनोरिया जो होता है यानी सुजाक जो होता है आपका नाइजीरिया गोनोरी नामक जीवाणु से होता है। लक्षण देखेंगे गोनोरिया का आपका, तो पहला हो जाएगा पुरुषों में इस रोग के संक्रमण से मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है। यानी कि जो गोनोरिया रोग होता है उसमें पुरुषों में जो है मूत्र मार्ग में जो है सूजन आ जाती है। दूसरा है मूत्र त्याग के समय अधिक पीड़ा व जलन होती है। तीसरा आपका लक्षण हो जाएगा यह ज्ञानेंद्रिय को हानि पहुंचाता है। अगला यानी चौथा जो आपका लक्षण हो जाएगा जोड़ों में सूजन और पीड़ा होने लगती है। तो ये आपका हो जाएगा गोनोरिया रोग, जैसे ये नाइजीरिया गोनोरी नामक जीवाणु से होता है। और कुछ ये आपके 3 से 4 जो है आपके लक्षण हो जाएगा गोनोरिया, क्योंकि आपके 5 नंबर के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं दीर्घोत्तरी में, तो इसी प्रकार से आपको बड़ा करके लिखना पड़ता है। अब अगला देखेंगे दूसरा आपका जो रोग है यौन संचारित में सिफिलिस यानी उपदंश होता है। तो सिफिलिस क्या होता है, यह ट्रिपोनिमा पैलिडम नामक जीवाणु से होता है। यानी सिफिलिस जो होता है पैर बच्चों का, यह ट्रिपोनिमा आपका पैलिडम जो नामक जीवाणु एक होता है उससे होता है। और इसके जो आपके लक्षण होते हैं, पहला हो जाएगा पुरुषों व महिलाओं के जनन अंग में लाल दाने हो जाते हैं। यानी कि आपका पुरुषों व महिलाओं के जो जनन अंग होते हैं उसमें लाल दाने हो जाते हैं। दूसरा लक्षण हो जाएगा मूत्र त्याग के समय बहुत पीड़ा और जलन होती है। तीसरा इसका लक्षण हो जाएगा अधिक संक्रमण में यह जीवाणु हृदय मस्तिष्क और यकृत को भी प्रभावित करता है। तो ये आपके हो जाएंगे यौन संचारित रोग, और 2 रोग और उनके लक्षण जो है आपका 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके हो गए। तो इसको भी जो है आप लोग एकदम ध्यानपूर्वक तैयार करिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है परख नली शिशु, जिसको आईवीएफ तकनीक या स्वपात्र निषेचन कहते हैं। और ये भी जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बार बार जब पूछा जाता है आईवीएफ पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए या फिर परख नली शिशु पर, तो पूछेगा आपसे बोर्ड एग्जाम में, तो आप कैसे लिखेंगे। यह ऐसे दंपतियों द्वारा प्रयुक्त की जाती है जिनमें या तो स्त्री में गर्भ नहीं ठहरता या पुरुष के वीर्य में शुक्राणु की संख्या कम पाई जाती है। तो यही जो है आपका क्या होता है, परख नली शिशु जो है उन्हीं दंपतियों में जो है द्वारा प्रयुक्त की जाती है। आगे देखेंगे इस तकनीक में सहायक जनन प्रौद्योगिकी की सहायता से स्त्री या दाता के अंडाणु को पुरुष या दाता के शुक्राणु से मादा के शरीर के बाहर शरीर के आंतरिक तापमान के तापमान पर प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से परख नली में निषेचित कराया जाता है। यानी कि आपका जो है यह केवल उन्हीं दंपतियों द्वारा प्रयुक्त किया जाती है प्यारे बच्चों जिसमें स्त्री के गर्भ नहीं ठहरता या पुरुष के वीर्य में शुक्राणु की संख्या कम पाई जाती है। और इस तकनीक में जो है आपका सहायक जनन प्रौद्योगिकी यानी कि आईवीएफ का प्रयोग करके आपका जो है परख नली का जो है आपका स्त्री या दाता के अंडाणु को जो है पुरुष या दाता के शुक्राणु से मादा के शरीर के बाहर जो है शरीर के आंतरिक तापमान पर प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से जो है परख नली में निषेचित कराया जाता है। इसलिए इस प्रक्रिया को जो है अंतःपाले निषेचन भी कहते हैं। यानी जो आपकी प्रक्रिया होती है इसी कारण जो है इसको क्या कहते हैं, अंतःपाले निषेचन भी कहते हैं। इसके बाद तैयार भ्रूण को महिला के अंतः गर्भाशय में जो है स्थापित कर देते हैं, जहाँ पर गर्भवती पूर्ण होने पर स्त्री सामान्य रूप से शिशु को जो है जन्म देती है। इस प्रकार से प्राप्त शिशु को टेस्ट ट्यूब बेबी या परख नली शिशु कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा आईवीएफ वाला क्वेश्चन, और ये भी जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला एक क्वेश्चन आपका देखेंगे एमनीसेटेसिस का यानी कि उल्बवेधन का। तो इस तकनीक का उपयोग करके गर्भावस्था में भ्रूण की गुणसूत्रीय असामान्यता तथा अन्य व्यवस्था की जानकारी के लिए किया जाता है। इसमें गर्भ से एमनियोटिक द्रव को इंजेक्शन के माध्यम से निकाला जाता है और इस द्रव का नमूना लेकर इसमें गुणसूत्र की असामान्यताओं का निरीक्षण किया जाता है, लेकिन इसके द्वारा लिंग की भी जांच होती है। यही कारण है कि आजकल इस तकनीक का दुरुपयोग किया भ्रूण हत्या के लिए किया जाने लगा है। भारत सरकार ने परीक्षण को गैर कानूनी घोषित किया है। तो ये आपके जो है तो ये भी वाला जो है आपका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो इनको जो है आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो 3 मार्च का बायोलॉजी का पेपर होगा उसमें जो है ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, और इस साल भी जो है इनके आने की जो है ज़्यादा चांसेस है। तो इन क्वेश्चनों को जो है आप लोग एकदम बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। और जो जितने भी प्रश्न आपको 16 से 17 बताए गए हैं सभी जो है आपके प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए हैं।